हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 7 है। इसमें कुल 10 एमसीक्यू हैं, जिसका कट ऑफ हम रखते हैं 7 कट ऑफ रखते हैं। इसमें कुल 10 एमसीक्यू हैं, 7वां नंबर सीरीज है, 7 कट ऑफ है इसका। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सेट आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड प्राप्त किया है? कथन एक कह रहा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कथन बी कह रहा है कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। कथन सी कह रहा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। डी कह रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो बताइए किसने प्राप्त किया है टाइगर की संख्या दोगुना करने के लिए? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। देखिए यूपी पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हो सकता है वो इंडेक्स हो जिसमें यूपी ने पार्टिसिपेट किया हो, या कोई ऐसा अवार्ड जिसने यूपी ने प्राप्त किया हो, मतलब यूपी का जिससे भी इंटरलिंक है वैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, TX2 अवार्ड के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। आप देखिए अगला पार्ट इसी का आगे, TX2 अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। कथन एक कह रहा है कि इसे 2010 में शुरू किया गया था, से दिया जा रहा है। कथन बी कह रहा है कि मानस संरक्षित क्षेत्र ने इस दिशा में अपने प्रयासों के लिए कंजर्वेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। कथन सी कह रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 4 वर्ष में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 अवार्ड जीता। तो यहाँ आपको देखना है कि 4 वर्ष में किया है या फिर इससे ज़्यादा समय लिया था। कथन डी देखें, कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड ऐसी साइटों को प्रदान किया था जिसमें सभी 5 विषयों पर उत्कृष्ट कार्य किया हो, उत्कृष्टता हासिल की हो। इसमें 5 पिलर दिए गए हैं जिनमें सभी में उत्कृष्टता जिसने हासिल किया हो उसी को दिया जाएगा कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अगर डी को सही चयन किया तो बिल्कुल सही बात है, आप डी इसका गलत है, क्योंकि 5 में से किसी 2 में भी अगर उसने बेहतरीन काम किया है तो उसको मिल जाएगा ये। अगर पहला कथन देखें तो ये 2010 से दिया जा रहा है, और यह मानस जो संरक्षण क्षेत्र है कंजर्वेशन क्षेत्र रीजन, उसको क्या मिला? कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान हुआ है। तो ये बात याद रखें, यहाँ पीलीभीत और यहाँ जो मानस संरक्षण क्षेत्र है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मानस कहाँ पे है बताइए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहाँ पे है ये। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखें तो ये क्या किया है, 2014 से लेकर 18 के बीच में टाइगर की संख्या दोगुना कर दिया है। तो ये कुछ बातें थी। पीलीभीत ने पहले कितने थे, 25 थे 2014 में, और फिर 2018 में कितना कर दिया, 65। काफ़ी तेज ग्रोथ किया इसने, इसलिए इसको मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूरो, आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 2018 के बीच में इसको मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, और इसने क्या किया था, संख्या इनका बढ़ा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते 2010 में शुरू किया गया था इस अवार्ड को, और इस साइट को जो भी साइट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया संरक्षण देते हैं, तो उनको टाइगर रेंज यहाँ पे कंट्रीज, टाइगर रेंज कंट्री उसको कहते हैं जहाँ बाघों की संख्या अभी भी बड़ी संख्या में, उन कंट्रीज को दिया जाता है। TX2 अवार्ड गोल में 10वीं वर्षगांठ के समय में 23 नवंबर 2020 को 10वीं वर्षगांठ थी TX2 की, तो तभी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड को दिया गया था। किसको दिया गया था? मानस कंजर्वेशन रीजन को। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड ऐसी साइटों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने 5 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों या अधिक में उत्कृष्टता हासिल की हो, जैसे कि बाघ और उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों की आबादी निगरानी करने और उसके संबंध में अनुसंधान करना। अब बताइए अगर शेर रहेंगे, उनके शिकार नहीं रहेंगे तो फिर तो मर जाएंगे भूखे, इसलिए पहले उनके खाने के लिए व्यवस्था बढ़िया करो। तो उस पर जो जिन साइटों ने अच्छा अनुसंधान किया उनको मिलेगा। साइट्स की प्रभावी प्रबंधन, जो भी साइट्स है उसका मतलब रीजन इतना बड़ा, उसका काफ़ी बढ़िया से मैनेजमेंट किया गया तो उस पर मिल सकता है। उन्नत कानून प्रवर्तन और संरक्षण एवं वन पालकों के कल्याण में सुधार, जो भी वनों में काम करते हैं उनके देख रेख करते हैं, उनके कल्याण में काम करते हैं, और कानून का बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनका उल्लंघन नहीं किया जाता है, तो मिलेगा। समुदाय आधारित संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, मतलब जो भी समुदाय है उस रीजन में रहता है उसका बढ़िया से उसके मतलब पार्टिसिपेशन जीवों को संरक्षण के लिए और मानव जीव के बीच संघर्ष और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भी उसको भी कम करना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट करके। इसके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कर सकते हैं, या फिर ट्रेस कर सकते हैं कौन सा जीव किधर जा रहा है, तो उसी रीजन से मनुष्य को, आदमियों की जो भीड़ है उसको हटा सकते हैं, लोगों को वहाँ से बोल सकते हैं कि आप लोग वहाँ से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरीके से हम बचा सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम कर रहा है साइड से उसको मिल जाएगा। अगला इसमें है 5वां पिलर है पर्यावास और बाघों द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों पर प्रबंधन। जो भी शेर शिकार करते हैं या शिकार किए जाने वाले जानवरों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट बढ़िया करो, ताकि उनके जो जीव बचे रहेंगे तो शिकार भी बढ़िया उनको मिलता रहेगा, फिर उनकी ग्रोथ रेट बढ़ी रहेगी। एक रीजन आपको एक फैक्ट जान लीजिए कि इनकी जो प्रजनन दर है वो काफ़ी कम होती है, बहुत तेज़ी से इनका प्रजनन नहीं होता है।
इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। फिर भी भारत ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है इस सेक्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपको ये बताना है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किससे है? ए दिया उत्तर प्रदेश, बी दिया मध्य प्रदेश, सी दिया कर्नाटक, डी दिया अरुणाचल प्रदेश। जिन लोगों ने इसमें लगाया है कर्नाटक तो बिल्कुल गलत बात है, कर्नाटक नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, ये इसका करेक्ट आंसर है। कथन अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या है? ए दिया उत्तर प्रदेश, बी दिया मध्य प्रदेश, सी दिया कर्नाटक, डी दिया गुजरात। तो बताइए इनमें से किस में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? इसमें अगर जिन लोगों ने ए लगाया उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 8 हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, और अगला देखें तो यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो इसी को मिला है TX2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तो आप यहाँ पे बस इन 5 हैं, बस इनका नाम याद रखेंगे तो आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। देखिए 1 सेकंड का रटने की बात है, आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अपर गंगा रिवर, यहाँ पे कुछ इसको जो मिले हैं भारत के क्या वेटलैंड इंटरनेशनल ने इसको जो रिकॉग्नाइज किया है भारत में 8, तो वो ये चीज़ें हैं। सबसे पुराना है अपर गंगा रिवर जो है, इसको 2005 में ही मिला था, बाकी सबको अभी जल्दी ही मिला है। आप इनका नाम देख सकते हैं, कोई भी एक बार बस देख लीजिएगा, लोकेशन के साथ देखना हो तो देख सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, तो 8 हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तो कुछ ये 8 हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन चाहें तो ले सकते हैं, लेके वहाँ पर देख लीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? ए कह रहा है कलिंग में, बी कह रहा है गुर्जरा में, सी कह रहा है रुमंडी में, और डी कह रहा है मास्की में। बताइए इसमें किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें मास्की लगाया है बिल्कुल सही बात है, मास्की में लिया उसका व्यक्तिगत नाम रखा गया था, देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो बताइए इनमें से किसके माध्यम से स्थापित किया गया था? ए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, बी कह रहा है चार्टर एक्ट 1833, सी कह रहा है विधि आयोग अधिनियम 1967, और डी कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919। उम्मीद है सभी लोगों को ये चीज़ पता होगा कि प्रथम विधि आयोग स्थापित हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से 1934 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक के रायचूर दोआब में मास्की शिलालेख में अशोक के नाम व्यक्तिगत नाम जो था देवनाम प्रियदर्शी, तो इसी नाम से लिखा गया था। तो आप इसका बस मास्की शिलालेख के बारे में याद रखिएगा। प्राचीन काल में कानून सुधार के औपचारिक संस्था नहीं थी। देखिए पहले क्या था कि जो भी कानूनी उल्लंघन अगर किसी तरह के कानून का उल्लंघन किया तो कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दंडित किया जाता था। फिर क्या हुआ कि इस समस्या को देखते हुए जैसे कि जो गरीब रहते थे वो उनको कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, तो उनको छोटे से कांड के लिए भी मृत्युदंड मिल जाता था। तो फिर कानूनी औपचारिकता इनको प्रदान करने के लिए 1833 चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से 1834 में क्या किया गया? विधि आयोग स्थापित किया गया, जिसने सिफारिश किया था कि इसको संहिताबद्ध किया जाए, कानूनी प्रक्रिया को एक बेहतरीन तरीके से स्थापित किया जाए। इसके बाद कौन कौन से विधि आयोग स्थापित हुए थे? 1853 में, फिर 61 में कानूनी प्रक्रिया CRPC IPC दोनों स्थापित किए गए, फिर 1879 में किया गया। और अन्य चीज़ें देखें तो आज़ादी के बाद कौन सा क्या हुआ था, बस ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है। तो आज़ादी के बाद जो प्रथम विधि आयोग स्वतंत्रता के बाद स्थापित होता तो 1955 में हुआ था। इसके कौन से अटॉर्नी जनरल थे? तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे जो वो कौन थे? MC सीतलवाड़ा की अध्यक्षता में इसको स्थापना की गई थी विधि आयोग की। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ा, बस इनका नाम याद रखिएगा और कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि जल के नीचे संचार के लिए समर्पित सोनार को जहाज़ों और पनडुब्बियों में स्थापित किया जाता है। सोनार सिस्टम के बारे में आपको पता है तो बस आसानी से लगा लेंगे। कथन 2 कह रहा है कि हवाई जहाज़ों में स्थापित सोनार समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में इनके स्थान का पता लगाने के लिए बीकन के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करते हैं कौन? सोनार। और ये
इसके माध्यम से हम किसी चीज़ के शेप मतलब उसके आकार, साइज़ कितना बड़ा है, स्पीड कितना है, डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसके माध्यम से पता कर लेते हैं। किसके माध्यम से? सोनार। ये एक तरह का साउंड रिलीज करता है। फिर वहाँ से अगर कोई वस्तु इतनी बड़ी मान लीजिए यहाँ पे है तो इसे टकरा के इधर आएगा, इसके आधार पर हम इसकी साइज़, ये हमारे तरफ आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, ये चीज़ पता कर पाएंगे। और इसका शेप किस तरह का है, ये चीज़ पता कर पाएंगे। किसके माध्यम से? सोनार के माध्यम से। अब दूसरा कथन देखें। पहला कथन तो आपको समझ में आ गया कि पनडुब्बी और जहाज़ों में स्थापित किया, जिससे आगे अगर शिप जा रही है, इधर मान लीजिए इतना बड़ा शिप है तो जा रही है, तो इसको आगे की स्थिति पता चल जाए। जैसे टाइटैनिक में शिप टकरा गया था, अगर उस समय सोनार के बारे में उनको अच्छे से यूज़ किए होते तो नहीं टकरा था। कुछ अन्य चीज़ें अगर दूसरा चीज़ हवाई जहाज़ों में स्थापित करने से, अगर वो हवाई जहाज़ किसी ओशियन में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो जहाँ पे होगा वहाँ से क्या होगा, बीकन रिलीज करेगा कि ये यहाँ पे है, रिलीज करेगा, तो तुरंत उसको ट्रेस करके उसके बारे में बचाव अभियान किया जा सकता है। तो दोनों कथन इसके सही थे सोनार के बारे में। नाग मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इस मिसाइल को परमाणु अपलोड को पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन 2 कह रहा है कि यह लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए अवरक्त का प्रयोग करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों को पता होगा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और 3rd जनरेशन का है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहला तो फिर ऐसे में गलत हो जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सही है, यह निशाना लगाने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग करता है। तो 2 इंफ्रारेड का उपयोग करता है, अवरक्त का इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड, उसका उपयोग करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कुछ इस तरीके से नाग यहाँ पे देखिए। और इसको किस पे स्थापित किया जाता है? तो उसको कहते हैं नामिका। नामिका पे इसको लैंड किया जाता है। नामिका एक बार में कितनी मिसाइलों को अपने ऊपर लोड कर सकती है? तो 6 मिसाइलों को लोड कर सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नामिका पे इसको सेट किया जाता है और एक बार में 6 स्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 आपको दिख रहा होगा, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, तो 6 एक बार स्थापित किया जाता है और इंफ्रारेड के माध्यम से काम करता है। अब सोनार के बारे में हमने आपको समझा दिया था, तो पूरी चीज़ें वही चीज़ लिखी हुई है, आप चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। नाग मिसाइल एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो रात और दिन में दुश्मन के टैंक को प्रभावी रूप से नष्ट कर सकती है और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च के माध्यम से इंफ्रारेड उपयोग करती है। ये नामिका पर लॉन्च की जाए जो 6 लड़ाकू मिसाइलों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। इसका रेंज, न्यूनतम रेंज बस अब याद रखिएगा, रेंज आपसे पूछा जा सकता है। इसका न्यूनतम रेंज 500 मीटर है और अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 400 नहीं 4 किलोमीटर है और DRDO द्वारा डेवलप किया इंडिजिनस डेवलपमेंट है ये। तो आप याद रखें नाग और नामिका दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा या बाहरी अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को हवा से भरे विशेष सुरक्षात्मक स्पेस सूट पहनने होते हैं। क्यों पहनने होते हैं ये चीज़ आपको बताना है। कथन 1 कह रहा है कि इन क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है। 2 कह रहा है कि इन क्षेत्रों का तापमान अत्यधिक निम्न होता है। 3 कह रहा है इन क्षेत्रों में खतरनाक विकिरण मौजूद होते हैं। तो बताइए चंद्रमा या बाह्य अंतरिक्ष में जब जाते हैं कोई भी अंतरिक्ष यात्री तो उनको क्यों स्पेस सूट पहनना पड़ता है, ये रीजन आपको बताना है। इनमें से कौन से रीजन है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही आता है। देखिए पहला क्या होता है कि इन क्षेत्रों में वायु दाब अत्यंत कम होता है। वायु दाब कम होने से क्या होगा, रक्त वाहिकाएं फट जाएंगी अगर ये स्पेस सूट ना पहने। तो स्पेस सूट पहनने से जो वायु दाब है वो कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाता है इसके माध्यम से। और अन्य रीजन क्या है, निम्न तापमान होता है, विकिरण होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए ये सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं जिससे उनकी बॉडी स्टेबल है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि अब लॉकडाउन में सभी लोग क्वारंटीन थे, तो जब स्पेस से कोई बाहर यहाँ आता है पृथ्वी पे तो उसको भी क्वारंटीन रखना पड़ता है। उसके बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया वायरस उसके साथ नहीं ना गया है इसलिए। तो ये सारे सुरक्षात्मक उपाय हैं जिनको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर एक ही स्थान पर स्थित रहने के लिए एक भू-स्थित उपग्रह को सीधे किसके ऊपर अवस्थित होना चाहिए? बताइए पृथ्वी के जो एक विशेष क्षेत्र की निगरानी करने के लिए उस जो सैटेलाइट है भू-स्थैतिक उपग्रह को कहाँ स्टेबल करना चाहिए? पोलर पे या फिर भूमध्य रेखा पे या फिर मकर रेखा पे, कर्क रेखा मकर रेखा पर कहाँ करना चाहिए? ए कह रहा है कर्क रेखा पे, बी कह रहा है उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे, सी कह रहा है भूमध्य रेखा पे, डी कह रहा है मकर रेखा पे। तो कहाँ स्थापित करना चाहिए उसको? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसको स्थापित करना चाहिए कहाँ? भूमध्य रेखा पे। सी इसका करेक्ट आंसर है, भूमध्य रेखा पे स्थापित करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, वर्तमान के अधिकांश संचार उपग्रह जो हैं भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और भू-स्थैतिक कक्षा पृथ्वी के परिक्रमा के साथ ही परिक्रमा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी इतनी ऐसी है, कुछ चपटा थोड़ा सा मान लीजिए, अगर यहाँ पे स्टेबल किया जाएगा तो ये घूमेंगी और तो आपको पता थोड़ा सी टिल्ट है, कितना है 23, 23.5 है, 23 ऑन हाफ है। तो अगर ये टिल्ट है तो आप यहाँ पे रखेंगे
भूमध्य रेखा पर तो सही रहेगा, यहाँ पे स्टेबल रहेगा और पृथ्वी के साथ ही परिक्रमा करेगा, तो इसलिए सही है। इसका सही आंसर सी था। उपग्रह भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं क्योंकि इसके अक्षांश सभी दिशाओं के गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर होते हैं, बल समान होते हैं सभी दिशाओं से, इधर से भी इधर से भी, इसलिए सही हो गया इसका। अब इसमें जो हमने बताया था स्पेस सूट क्यों पहना जाता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ें जो हमने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। वायरस के कारण ये कह रहा है कि गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, मतलब सार्स उसका फुल फॉर्म है, टाइफाइड, पेचिस और इन्फ्लुएंजा। तो वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये आपको बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो देखिए वायरस की वजह से क्या होता है, आप देख सकते हैं कि सार्स कोविड-19 जो है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारी चीज़ें वायरस की वजह से होती है। तो यहाँ हम देखें, और एक चीज़ और समझिए, प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, पेचिस, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, टीबी, ये सभी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे दिया है पेचिस, तो पेचिस किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, तो गलत हो गया। फिर यहाँ टाइफाइड दिया, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हमारे पास बचा क्या है, एक और चार डी में दिया है, जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लक्षणों और इससे संबंधित विशेष विटामिनों की कमी पर विचार कीजिए। देखिए ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। कथन एक कह रहा है कि अंधेरे में दृष्टि हानि। कथन बी कह रहा है कि कमजोर मांसपेशियों और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा, किसके वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है। 3 कह रहा है कि घाव ठीक होने में अधिक समय लगना, ये किसके कारण होता है। अगर हम देखें पहले का संबंध जो बता रहा है विटामिन डी से, अंधेरे मतलब दृष्टिहीनता, तो ये बिल्कुल गलत है। विटामिन डी की कमी से नहीं, विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा चीज़ देखें, मांसपेशियों और कमजोर मांसपेशियों और काम करने की बहुत कम ऊर्जा विटामिन B1 की वजह से होती है, तो बिल्कुल सही बात है। घाव के ठीक होने में अधिक समय लगना विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। ऐसे होता है कि जो भी घाव होते हैं वो काफ़ी लंबे समय में ठीक होते हैं, जल्दी से ठीक नहीं होते। तो 3 और इसका सही है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही आंसर। आप यहाँ पे सारे विटामिन के बारे में दिया हुआ है, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उम्मीद है आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। विटामिन ए देखें तो इसके वजह से कहता है लूज ऑफ विजन, मतलब देखने की क्षमता कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। पुअर विजन हो जाता है, कम दिखे। लूज ऑफ विजन मतलब देखने का ही खत्म हो जाए, डार्कनेस हो जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। और सम टाइम क्या होता है, कंप्लीट लूज विजन, पूरे मतलब आंखों से दिखना ही खत्म हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन B1 की वजह से क्या होता है, वेरी होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा बचती है और मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी कमजोर हो जाते हैं विटामिन B1 की कमी की वजह से। सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी, इसके बारे में तो पता होगा। और इसके में क्या होता है, घाव जो होते हैं वो ठीक नहीं होते जल्दी से। और अन्य चीज़ें देखें, विटामिन डी रिकेट्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अब कैल्शियम के बारे में तो पता ही होगा, बोन एंड टोट, जो हड्डियाँ होती हैं और जो दांत होते हैं वो टूटने लगते, कमज़ोर हो जाते हैं। और आयोडीन की वजह से जानते हैं घेघा नमक रोग होता है। और फिर आयरन की कमी से एनीमिया, जो वीकनेस के कारण बनता है। एनीमिया हमारे वहाँ ज़्यादा महिलाओं में देखने के लिए मिलता है एनीमिया। तो ये चीज़ें यहाँ समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप सभी चीज़ों के बारे में तो देख सकते हैं। हमने अभी समझा था वायरस को जैसे क्या क्या होता है, वायरस को सार्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये समस्याएं होती है। प्रोटोजोआ को जैसे देखें तो पेचिस, मलेरिया होती है। बैक्टीरिया को जैसे टाइफाइड और टीबी जैसी बीमारियां होती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे। आपने जितना भी सही किया हो आप नीचे बता सकते हैं। 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे इसमें टोटल। आपने 12 में से जितना भी सही किया हो आप नीचे बता सकते हैं। कल के सेट से हम कोशिश करेंगे 40 से 60 क्वेश्चन रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कम हो जा रहे हैं, ऐसे में हमारा जल्दी से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो कल के सेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।